दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काला कानून के नाम से जानते हैं। रोलेट एक्ट को ब्रिटिश सरकार ने 1919 में लागू किया था। कब लागू किया था रोलेट एक्ट को? तो 1919 में लागू किया था। इस कानून के अंतर्गत बिना किसी मुकदमे और सबूत की गिरफ्तारी तथा नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। या भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन था, इसलिए इसे जनता द्वारा काला कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था। इसी के विरोध में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारत का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा है। होमी भाभा को, विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को या केसी वान को? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इसरो और डीआरडीओ के साथ जुड़े रहे और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसे मिसाइलों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर कलाम जो रहे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। इनका कार्य पीरियड जो रहा था वह 2002 से 2007 तक रहा। इनका कार्यकाल जो रहा। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण जैसे उच्च सम्मान प्राप्त हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे बोलते हैं शक संवत को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 में। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारतीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। राजस्थान भारत का पहला राज्य था जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। इसे नागौर जिले के बगडरी गांव से शुरू किया गया। पंचायती राज प्रणाली का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। तो यह पूछ सकता है किस प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। भारत में 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा भी मिला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस गुफा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है? किस गुफा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बामियान में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस भी प्रश्न को। बामियान गुफाएं अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ 6वीं शताब्दी में बनी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाएं थी जिन्हें 2001 में तालिबान ने नष्ट कर दिया। बामियान बुद्ध मूर्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसकी ऊंचाई जो है 55 मीटर और 37 मीटर थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बती पठार। तिब्बती पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बती पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इसे दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। या भारत, चीन और नेपाल की सीमाओं से सटा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले लोकपाल कौन थे यह आपसे पूछा है। तो भारत के पहले लोकपाल जो थे वो थे पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को भारत के पहले लोकपाल के रूप में 19 मार्च 2019 को नियुक्त किया गया था। वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। लोकपाल की नियुक्ति लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। लोकपाल एक स्वतंत्र भ्रष्टाचारी विरोध संस्था है जो प्रधानमंत्री, मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकती है। इस संस्था की स्थापना की मांग के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में जन आंदोलन हुआ था। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 1896 में। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ था। इसमें 13 देशों के 280 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों का विचार पियरे डी कुबर्टिन ने दिया था। भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी में जीता था। बात यहां हो रही है ओलंपिक में, तो जान लेते हैं कुछ प्रमुख। 2020 टोक्यो ओलंपिक जो होता कोविड-19 महामारी के कारण पहला ऐसा ओलंपिक जिसे 2021 में बिना दर्शकों के आयोजित किया गया था। 2024 का जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में हुआ था। 2028 का जो प्रस्तावित है ओलंपिक वह लॉस एंजलिस में है। लॉस एंजलिस तीसरी बार मेजबान होगी और नया खेल जैसे फ्लैग, फुटबॉल, क्रिकेट, स्क्वैश अपने ओलंपिक पदार्पण करेंगे, तो यह खेल भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ। चलिए ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो एक पूछता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, जिसे मरकरी भी बोलते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो वरुण है। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह जो है शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह जो है वह यूरेनस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानियों को क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। उन्होंने विनायक सावरकर, मदन लाल धींगरा जैसे युवाओं को प्रेरित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, रामसर साइट्स किससे संबंधित है। रामसर साइट्स जो है वह किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट। रामसर साइट्स उन आर्द्र भूमियों को कहा जाता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। यह रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में संपन्न हुआ था। भारत ने 1982 में रामसर संधि को स्वीकार किया। भारत में कुल 91 रामसर साइट्स हैं जून 2025 तक घोषित किया जा चुका है। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं भारत में वह तमिलनाडु राज्य में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह है भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई, यह आपसे पूछा है। तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो स्थापित की गई वह केरल में स्थापित की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। इसका नाम है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विनायक सावरकर ने किस जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी। विनायक सावरकर ने किस जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में विनायक सावरकर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में बंद रहते हुए सावरकर ने क्रांतिकारी गतिविधियों और भारत की स्वतंत्रता का लेखन किया। इन्हें 2 बार 50-50 वर्षों की सजा दी गई। मेरा जीवन वृत्तांत जैसी रचनाएं लिखी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टेस्ला वाल्व किससे संबंधित है। टेस्ला वाल्व किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर जो जानते हैं वो बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा भंडारण से टेस्ला वाल्व जो है वह संबंधित है। टेस्ला पावर वाल्व एक लिथियम आयन बैटरी है जो घरों और सौर ऊर्जा को स्टोर करती है। इसे एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने विकसित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल में या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुपोषण अभियान किससे संबंधित है। सुपोषण अभियान जो है वह किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है सुपोषण अभियान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2018 में शुरू किया गया यह अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार हेतु इसका उद्देश्य 2025 तक कुपोषण में 2% सालाना की कमी लाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति देता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को माफ करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड उपशमन, निलंबन और राहत देने का अधिकार प्राप्त है। यह शक्ति मृत्यु दंड मामलों में भी लागू होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1954 में, कब, तो 1954 में होमी जहांगीर भाभा ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से निपटना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से निपटना। बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की तो 1997 में जापान के क्योटो शहर में यह प्रोटोकॉल संपन्न हुआ। उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। भारत पर कोई बाध्य नहीं था इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का कौन सा राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य जो है वह ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य जो है वह ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। चाखाओ, यहाँ का जो चाखाओ नामक काले चावल की प्रजाति मणिपुर में उगाई जाती है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। यह पोषण में अत्यंत समृद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन देश से हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार स्वीडन में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की थी और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चलिए राइट आंसर बता दीजिए। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, बताइए क्या है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल फॉल्स है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंचिकल। बहुत लोग जोक्स फॉल्स टिक करके आएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 445 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी, आपसे पूछा है। तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1871 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1871 में। 1871 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना कराई गई थी। हालांकि 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई। पहली नियमित जनगणना हुई जो लॉर्ड रिपन के समय में हुई, और पहली जनगणना जो हुई थी 1871 में और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत जो की गई 1 जुलाई 2015 से हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज अर्थव्यवस्था बनाना। 3 मुख्य दृष्टिकोण थे
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है आपका सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो यही आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश है। चलिए जनगणना से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बताते हैं। आपसे पूछता है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो जनगणना जो होता है हर 10 वर्षों में होता है। भारत में जनगणना कौन कराता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत में जनगणना जो कराते हैं भारत सरकार का गृह मंत्रालय, इसके तहत भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कराते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। सबनी अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने और लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें पर यह समझौता हुआ था। इसी कारण गांधी जी ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति आपातकाल भारत में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। अब तक यह 3 बार लग चुका है। कब कब? तो 1962 में, 1971 और 1975 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, आपसे पूछा है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो हुई थी 8 अप्रैल 2015 से हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योगों को ऋण सहायता देना था। यह 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता था, शिशु, किशोर और तरुण। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। तो ये रहे टॉप 30 जीके का प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी, ये आज का आपका प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताना है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।